हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कर्मधारय समास। इससे पहली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। उसमें समास की बेसिक चर्चा, उसके बाद द्वंद्व समास और आपका अव्ययभाव समास, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्मधारय समास। तो पहली 3 वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट जो थी उससे पहली चौथे नंबर की वो वीडियो, उसमें वॉइस नहीं थी तो उसको आप ना देखें भले ही, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो में मेंशन की हुई हैं। तो इससे पहली जो 3 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। समास की अगर हम बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, अब हम बात कर चुके हैं किसकी? अव्ययभाव समास की। तो अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि जब भी अव्यय की आवृत्ति होगी या निपात की आवृत्ति होगी तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। लेकिन जब कभी विकारी शब्दों की आवृत्ति होगी तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनकी आवृत्ति जब होगी तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और जब निपात या अव्यय शब्दों की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी ये समास होता है कर्मधारय समास। ठीक है, इसको जानने से पहले एक चीज़ आपको जान लेनी है कि कर्मधारय समास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो बहुब्रीहि समास में भी होते हैं। तो जब भी आपके सामने 2 चीज़ें आएंगी, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वरीयता, सबसे पहले वरीयता बहुब्रीहि समास को देनी होगी, क्योंकि कर्मधारय समास के 90% जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, 90% जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, वे सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ कर्मधारय समास की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कर्मधारय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कर्म का अर्थ होता है कार्य और धारण का अर्थ होता है, धार्य का अर्थ होता है धारण करने वाला। यानी कि कार्य को धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास वहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चाय वाला, तो चाय बनाने वाला है, यानी चाय का जो उसका प्रोफेशन है उसको धारण किए हुए है, इसलिए चाय वाला में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। दूध वाला, अखबार वाला, स्वर्णकार, लोहार। स्वर्णकार और लोहार में क्यों होगा? जैसे स्वर्णकार हम किसको कहते हैं? जो सोने का काम करने वाला है उसको हम स्वर्णकार कहते हैं, जो लोहे का काम करने वाला है उसको हम लोहार कहते हैं। इसलिए स्वर्णकार और लोहार, इन दोनों में कौन सा समास होगा? तो इन दोनों में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, ये चीज़ ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहचान। ये अर्थ के साथ में मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे पहली पहचान दी है कि दूसरा पद प्रधान। कर्मधारय समास के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अलावा दूसरी पहचान है विशेषण और विशेष्य वाला समास। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं? तो विशेषण और विशेष्य वाला समास होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तीसरी कंडीशन है उपमान उपमेय वाला समास, जिसमें उपमान और उपमेय होगा। उपमान का मतलब विशेषण और उपमेय का मतलब विशेष्य होगा, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जिससे उपमा उपमेय लगाया जाता है किसी चीज़ का। ठीक है, गुण या गुणी वाला, गुण वाला या गुणी वाला समास कौन सा होता है? तो कर्मधारय समास होता है। जैसे एक शिक्षक है और शिक्षक की मैं कहूँ कि समझदार शिक्षक या अच्छा शिक्षक या ज्ञानी शिक्षक, तो यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि शिक्षक कैसा है? समझदार है। शिक्षक कैसा है? अच्छे गुणों वाला है। शिक्षक कैसा है? समझदार है। तो शिक्षक की विशेषता जब बताई जा रही है यहाँ पर, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा शिक्षक, समझदार शिक्षक या ईमानदार शिक्षक। मैं कहूँ ईमानदार आदमी, ईमानदार शिक्षक, तो आदमी की शिक्षक की क्या बताए जा रहे हैं, गुण बताए जा रहे हैं कि कैसा है, ईमानदार है। और वहीं बेईमान कह दिया जाए कि बेईमान आदमी, बेईमान शिक्षक, तो वहाँ पर भी गुण बताए जा रहे हैं। तो गुण या गुणों की या गुणी की बात होगी तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, गुण और गुणी वाला होता है। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था कि अव्ययीभाव समास ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उसके अलावा फिर जब हमने बात की थी किसकी, अव्ययीभाव के बाद में द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और पूर्व और अंतिम, यानी पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं किसमें, द्वंद्व में। फिर उसके बाद हम कर्मधारय पे आएँ तो कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें किसकी, द्विगु की, किसकी बात करें हम, द्विगु की, तो द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और प्रधान कौन सा पद होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है किसमें, द्विगु में। फिर अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की तो तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद संख्यावाची नहीं होता। अगर हम बात करें बहुब्री की तो बहुब्री में ना पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही पुरुष प्रधान होता है। तो देखिए बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अलग ही पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अब बीच के जो तीन हैं कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु, और कौन सा समास है, कर्मधारय हुआ, द्विगु हुआ या फिर आपका तत्पुरुष हुआ। इन तीनों में ही द्वितीय पद दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। अब कंडीशन है कि जब संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा तो द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, और जब संख्यावाची नहीं होगा और दूसरा पद प्रधान होगा तो वहाँ कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। और जब दूसरा पद प्रधान होगा और विशेषण विशेष्य होगा तो कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। जब विशेषण विशेष्य ना होगा और दूसरा पद प्रधान होगा तो कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। अगर पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है तो द्विगु होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों चारों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि जब विशेषण विशेष्य हो और दूसरा पद प्रधान हो तो कर्मधारय समास, जब पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। जब पहला पद संख्यावाची ना हो और दूसरा पद प्रधान हो तो उस स्थिति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। या ऐसे देखिएगा कि पहला पद संख्यावाची है, नहीं है, तो पहला पद विशेषण विशेष्य है या विशेषण विशेष्य इसके अंदर है, नहीं है, तो फिर कौन सा समास बचेगा, तत्पुरुष बचेगा। अगर दूसरा पद प्रधान है, ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रधान है अव्ययीभाव होगा, कोई पद प्रधान नहीं है बहुब्री होगा, दोनों पद प्रधान है द्वंद्व होगा, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो तरीका है ना, इस तरीके से देकर आपसे पूछा जाए वो तरीका पुराना हो चुका है। अब पूछा कैसे जाता है, या तो आपसे चेंज करवाएगा या आपसे पूछेगा कि इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। या आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे दे दिया जाए मुख चंद्र, अब बताना है आपको मुख चंद्र में विशेषण क्या है, मुख चंद्र में विशेषण क्या है, मुख विशेषण है या चंद्र विशेषण है। तो ध्यान रखिए कि जो मुख चंद्र है विशेषता किसकी बताई जा रही है, मुख की, कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान, ठीक है, किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया, चंद्रमा हमारा, चंद्र जो है ये हमारा विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया या उपमान हो गया, क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृगनयनी यानी कि मृगनयनी जो है, यानी नयनी, जो मृगनयनी किस तरीके की नयनी, मृगनयनी, और मृगनयनी में आपसे अगर समास पूछा जाएगा तो कर्मधारय समास होगा। मृग के समान नयनों वाली मृगनयनी, तो किसको कहा जाता है मृगनयनी, बताइए कमेंट करके, मृगनयनी किसको कहा जाता है, किसका पर्यायवाची है मृगनयनी, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा कि मृगनयनी किसको कहते हैं, मृगनयनी कहा जाता है सीता को, किसको कहा जाता है, सीता को कहा जाता है मृगनयनी, ठीक, मृग के समान नैनों वाली मृगनयनी, ठीक है। अब यहाँ पर इधर मैंने विशेषण लिखे हुए हैं और यहाँ विशेष्य लिखे हुए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है, नरों में उत्तम। जैसे बहुत सारे नर हैं, उनमें अगर कोई उत्तम व्यक्ति है, उत्तम पुरुष है, उत्तम नर है तो क्या बोलते हैं, नरोत्तम, क्या बोलते हैं, नरोत्तम। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नरोत्तम में विशेषण कौन सा है तो उत्तम इसमें विशेषण है और नर यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। विशेष्य भी पूछा जा सकता है, जैसे
बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहराती हूँ और इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। अब भी मैं दोबारा रिवीजन करा चुकी लास्ट संडे में, और उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने गलती की। बनारसी साड़ी, तो ध्यान रखिए, किसी ने पसंद कर दिया, किसने बनारसी कर दिया, किसी ने साड़ी किया था। ध्यान रखिए कि बनारसी साड़ी विशेषता किसकी बताई जा रही है, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है, बनारसी है। साड़ी कैसी है, बनारसी। तो जो साड़ी शब्द है वो होगा विशेष्य और बनारसी शब्द जो है वो होगा विशेषण, क्योंकि उसमें एक पहचान छोड़ी जा रही है, उस पर छाप छोड़ी जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये साड़ी कैसी है, बनारसी है। ध्यान रखिए, जैसे महान आत्मा, महान है जो आत्मा महात्मा, तो महात्मा में कौन सा समास होगा, महात्मा में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। समास विग्रह अगर करने को दे दिया जाए तो महान है जो आत्मा बराबर महात्मा। ठीक है, पूछा जाए कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो महान विशेषण है और आत्मा यहाँ पर मूल शब्द है या विशेष्य है। ठीक है, महान है जो आत्मा बराबर महात्मा, ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, जैसे चंद्रमुख और मृगनयनी, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके। मृगनयनी यानी सीता को कहा जाता है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख बराबर चंद्रमुख। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इस तरीके के और भी अगर आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए जाएं तो आप आराम से कर लेंगे या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक की कहानी में जो इतना बताया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है तो कमेंट करिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगी। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे कर्मधारय का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब कार्य, कोई काम, और धार्य का मतलब धारण करने वाला। तो किसी काम को धारण करने वाला है, उसमें कौन सा समास होगा, उसमें समास होगा कर्मधारय समास। जैसे चाय वाला, तो चाय बेचने वाला है, चाय का जो काम है उसको उसने धारण किया हुआ है, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे दूध वाला, अखबार वाला, स्वर्णकार, लोहार, इसी तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं अपने आप खुद से बनाकर। ठीक है, इसी तरीके के बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें देहलता या कनकलता, इनमें कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो इन सभी में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर्मधारय की बात जो थी उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर नोट करके मैंने कुछ लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। जब ऑप्शन में कर्मधारय ना हो तब कर्मधारय समास किस में चला जाता है, कर्मधारय समास तत्पुरुष में चला जाता है। और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्री दोनों हो तो ज़्यादा वरीयता बहुब्री को दी जाती है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जब हमने शुरुआत में बेसिक जब समास को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से समास के मोस्टली 4 भेद होते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 6 दिया हुआ है तो 6 सही होगा। 4 और 6 दिया है तब भी आप ज़्यादा वरीयता 6 को देंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आपके ऑप्शन में 6 दिया ही ना हो, आपके ऑप्शन में 4 ही दिया हो, तो वो 4 समास कौन कौन से होते हैं, तो वो 4 समास होते हैं अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु ऐसी स्थिति में तत्पुरुष समास में ट्रांसफर हो जाते हैं जब समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कर्मधारय और द्विगु किस में चले जाते हैं, तत्पुरुष में चले जाते हैं। उसी तरीके से जब ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं होगा तब तत्पुरुष समास में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्मधारय और द्विगु किस में चले जाते हैं, तत्पुरुष समास में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है और आपसे पूछा है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो महान है जो आत्मा या महान आत्मा बराबर महात्मा, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो उसमें तत्पुरुष समास आप करेंगे। सपोज दैट आपके ऑप्शन में तत्पुरुष भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर उस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सुइटेबल है। और एक बात और नोट करके रखिएगा, यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ और शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि आपके ऑप्शन में अगर कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ही ऑप्शन दिए हों तो उस स्थिति में ज़्यादा वरीयता आप बहुब्रीहि को देंगे। पहले आप बहुब्रीहि के साथ में जाएंगे, अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते, जैसे मृग नैनी, मृग के समान नैनों वाली, तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। अब इसकी मृग नैनी हम किसको कहते हैं? सीता को भी कहते हैं। सपोज करिए कि आपके ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि भी है, तो इसी एग्जाम्पल के लिए आपको बहुब्रीहि के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि मृग के समान नैनों वाली या मृग के जैसे नैन है जिसके अर्थात सीता, तो यहाँ फिर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि किसी अन्य पुरुष की, अन्य व्यक्ति की, किसी अन्य पद की प्रधानता यहाँ पर दिखाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अगर आपको क्लियर हुई हो तो मुझे आप बताइए। जैसे आगे हम बढ़ें इधर किसकी तरफ? द्विगु समास की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ चलें? द्विगु समास की तरफ हम चलते हैं। कर्मधारय हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ, क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपको क्विज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू कराऊंगी। इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे। समास का कंप्लीट टॉपिक कल आपका फिनिश हो जाएगा, समास खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो पहला पद संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, जो अभी मैं आपको जोर जोर से गा गा कर, चिल्ला चिल्ला कर बार बार बता रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की गलती अगर आपने की, इतना समझाने के बाद में भी अगर आपने ये गलती की कि आपसे पूछा जाए कि द्विगु में कौन सा पद प्रधान होगा और आपने अगर गलती कर दी तो फिर बहुत बेकार होगा। क्योंकि अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी मुझे बताइए, मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर के प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, कोई भी कन्फ्यूजन है यहाँ पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, आपके लिए खुली छूट रहती है, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं मॉर्निंग में आपके लिए 10 मिनट के लिए चैट भी ऑन कर दिया करूँगी कि उससे पहले, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ लिया करें, आपका कोई डाउट बचे नहीं। ठीक है, पहला पद। और दूसरी बात यह है कि अगर डाउट हो तो ही डाउट पूछा जाए, वरना मैं कभी गुस्सा करती नहीं हूँ, और गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ आता है, और ऐसी नौबत ना आए कि गुस्सा आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बोलते हैं कि डाउट है, और उस डाउट को हम बार बार पूछते हैं आपसे कि डाउट क्या है बताइए, लेकिन ये सारी बातें करते करते 5 मिनट तक निकल जाती हैं, बट किसी का डाउट निकल के नहीं आता। डाउट इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वीडियो देखने के बाद डाउट बचेगा ही नहीं आपका। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं ना, तो कोई डाउट आपका बचेगा ही नहीं, और जो लोग डाउट हल्ला करते हैं उनका कोई डाउट होता ही नहीं है, इसलिए वो डाउट पूछते ही नहीं हैं, बस कहते हैं कि डाउट है। मैं ये कहती हूँ कि वीडियो अगर ध्यान से जो देख लेगा उसको कोई डाउट बचेगा ही नहीं, और बचता भी नहीं है किसी को। बस 1-2 लोग हैं जो डाउट बोलते हैं लेकिन अपने डाउट बताते नहीं हैं, और डाउट होते हैं तो फालतू के डाउट होते हैं जो क्लास से संबंधित होते ही नहीं हैं, कुछ अलग ही चलता है उनके माइंड में। तो ऐसा ना करें, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई करें शिद्दत के साथ में। ठीक है, जैसे आप बारात में जाते हैं, दावत में जाते हैं, दावत में हर चीज़ आपको खिलाई जाती है, लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, पानी, जल सेवा, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ आपको खिलाया जाता है, जो भी दावत में बना हो। उसी तरीके से आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, अगर समास टॉपिक चल रहा है तो समास में जो भी कुछ है आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे दावत में सब चीज़ खिलाई जाती है, वैसे समास से संबंधित आपको हर चीज़ खिलाई जाएगी, हर चीज़ पिलाई जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ध्यान से पढ़ें, समझें, चीज़ों को सुनें, क्योंकि हम यहाँ पागल नहीं हैं जो चिल्ला चिल्ला के आपके सामने बोलते हैं। इतनी गर्मी में इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उसके बाद में भी आपको कोई डाउट नहीं होता, और फिर भी आप कहते हैं डाउट है। अगर इतना ही ज़्यादा डाउट है तो उनको बताया करें ना, डाउट आपके बताया करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फालतू का कोई भी नहीं करेगा कि डाउट है। अगर डाउट है तो उसको पूछिए, पूछते भी नहीं है और बोलते हैं डाउट है, तो इसका मतलब कोई डाउट बचता नहीं है। बस टाइम पास करने का कुछ लोगों का होता है उद्देश्य, ऐसा ना करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। तो पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद संख्यावाची होगा तो द्वंद्व समास होगा, और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, ये भी शर्त है। पहला पद अगर संख्यावाची नहीं है और विशेषण विशेष्य भी नहीं है तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा, अगर दूसरा पद प्रधान है तो। और अगर पहला पद विशेषण विशेष्य है और दूसरा पद प्रधान है तो वहाँ कौन सा होगा? वहाँ पर कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। तीनों ही कंडीशन आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। इसमें भी 2 तरीके की कंडीशन होती है, एक संख्यावाची होता है और एक समूहवाची होता है। कैसा? एक संख्यावाची और एक समूहवाची। जैसे संख्यावाची में एक दंत ले सकते हैं, दोराहा ले सकते हैं, तिराहा, त्रिमुनि, दोपहर, त्रिनेत्र, त्रिवेदी, त्रिभुज, चौमासा। ठीक है, फिर समूहवाची की अगर हम बात करें तो सप्ताह, दशक, शतक, शताब्दी, पंजाब। ठीक है, तो जैसे सप्ताह है, सप्ताह की अगर हम बात करें, आपको पता 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को हम क्या कहेंगे? सप्ताह कहेंगे। इसी तरीके से आपके सामने शतक है,
दशक है, शताब्दी है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल द्विगु समास के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दशक यानी 10 वर्षों का समूह। अगर हम शतक की बात करें 100 वस्तुओं का समूह या 100 वर्षों का समूह। शताब्दी की बात करें 100 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह और शतक 100 वस्तुओं का समूह, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। शतक 100 वस्तुओं का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। चवन्नी का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास 4 आने होते हैं, पहले आपने सुना होगा 4 आने होते थे और उन 4 आनों के समूह को हम क्या कहते थे? चवन्नी। चवन्नी के बाद आपने सुना होगा एक अठन्नी होती थी। अठन्नी में क्या था? 2 चवन्नियाँ मिलकर एक अठन्नी बनती है। ठीक है, तो सुना होगा सभी ने, क्योंकि अब सब मैच्योर हैं, कोई यहाँ पर 15 या 14 साल का नहीं है, तो सब ने सुना होगा चवन्नी, अठन्नी, आना, 12 आना, 4 आना, 2 आना, सब ने सुना होगा। तो 4 आनों के समूह को हम चवन्नी कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि चवन्नी में कौन सा समास है, तो चवन्नी में द्विगु समास होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाए पंचांग, पंचामृत, पंचानंग, पंचानाग, पंचनाग, तिरंगा, षडानन, षष्ठकोश, सप्तऋषि, सप्तपदी, अष्टाध्यायी, अष्टांग, नवरस, नवरत्न, नवग्रह, इन सभी में कौन सा समास होगा? इन सभी में द्विगु समास होगा और संख्यावाची द्विगु होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। पहला पद प्रधान होना चाहिए और पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, उसमें एक दंत, जैसे एक दंत, एक है दंत जिसका। अब ध्यान रखिए कि एक दंत में यहाँ द्विगु समास भी है, और अगर आपके ऑप्शन में द्विगु समास ना दिया हो या द्विगु दिया हो तो उससे पहले इसकी जो क्वालिटी है वो किसके साथ में जाती है? एक दंत हम गणेश को भी कहते हैं। तो अगर द्विगु दिया है और बहुब्रीहि भी दिया है तो उस स्थिति में आप पहले बहुब्रीहि के साथ में जाएंगे। पहली वरीयता किसको देंगे? बहुब्रीहि को देंगे। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात हम गणेश को भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो उस स्थिति में आप द्विगु के साथ में जाएंगे। दोनों ही चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है, क्योंकि इतने छोटे नहीं है आपके एक दंत में। अगर गणेश अलग किसी पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, अन्य पुरुष की, तो वहाँ पर कौन सा समास आपको करना है, ध्यान रखिए। यहाँ दिया भी है मैंने नोट में, जब ऑप्शन में द्विगु ना हो तब बहुब्रीहि में चले जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जब ऑप्शन में आपके द्विगु नहीं होगा तो किस में चले जाएंगे? बहुब्रीहि में चले जाएंगे। सपोज दैट कि आपके सामने दिया जाए एक दंत और आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है, द्विगु है, तो आप द्विगु के साथ में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब ऑप्शन में आपके द्विगु नहीं होगा तो ये बहुब्रीहि के सामने चले जाएंगे, बहुब्रीहि के साथ में समाहित हो जाएंगे। लेकिन जब बहुब्रीहि भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है तो ये तत्पुरुष में चले जाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि द्विगु और कर्मधारय किस में चले जाते हैं? ट्रांसफर होके तत्पुरुष में चले जाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश, या एक दंत वाला, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? फिर द्विगु समास हो जाएगा। दो राहों का समूह या 2 राहें जहाँ मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। अगर पूछा जाए 2 राह में कौन सा समास है, तो 2 राह में द्विगु समास है। तिराहा, 3 राहों का समूह, 3 राहों का समाहार, तो द्विगु समास होगा। त्रिमुनि, 3 मुनियों का समूह, तो यहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। एक त्रिमुनि, अगर हम यहाँ देखें त्रिमुनि में यहाँ बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, अगर आपके ऑप्शन में द्विगु न दिया हो, बहुब्रीहि दिया हो, क्योंकि संस्कृत में 3 मुनि हुए जिनको त्रिमुनियों के नाम से जाना गया, तो इसलिए त्रिमुनि में कौन सा समास भी हो सकता है? बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में द्विगु ना दिया हो और बहुब्रीहि दिया हो तो आप बहुब्रीहि के साथ में जाएंगे। दोपहरों का समाहार, त्रिवेदी, 3 वेदियों का समाहार, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। ठीक है, और त्रिनेत्र किसको कहते हैं? आपको पता होगा, त्रिनेत्र शिव को भी कहते हैं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना। ये समास ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको ऑप्शन को देखकर आंसर करना होता है। जब सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं उसके बाद में फिर आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन देखना होता है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो सिचुएशन, वो कंडीशंस, इसलिए मैं आपको किसी भी समास को पहचानने की सिर्फ कोई एक कंडीशन नहीं बताती, 2-3 कंडीशन आपको बताकर चलती हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चौमासा, 4 मासों का समाहार चौमासा कहलाएगा। समूहवाची कौन से होंगे? सप्ताह, जैसे 7 दिनों का समूह। ठीक है,
दशक, दशक 10 वस्तुओं का समूह, 10 वस्तुओं का समूह। फिर क्या है आपके सामने, शतक 100 वर्षों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह, सॉरी, सप्ताह 7 दिनों का समूह। फिर क्या है, दशक 10 वर्षों का समूह। फिर क्या है, शतक 100 वस्तुओं का समूह, ठीक है। फिर है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाएगा। फिर उसके बाद में पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है, इसको पंजाब को हम बहुब्रीहि समास में भी रख सकते हैं और पंजाब को हम द्विगु समास में भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे अपने देश की अगर बात की जाए, पंजाब में अपने देश में एक ही पंजाब राज्य है। तो अगर आपके ऑप्शन में द्विगु समास ना दिया हो तो पंजाब में कौन सा समास होगा, उस स्थिति में आप बहुब्रीहि के साथ में जाएंगे। पंजाब का मतलब क्या है, 5 नदियों का जो स्थान है उसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं। तो 5 नदियों के समूह को हम क्या कहेंगे, पंजाब कहेंगे। तो पंजाब में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि आपके ऑप्शन में जब द्विगु नहीं होगा तो इस स्थिति में ये किस में चले जाएंगे, ये बहुब्रीहि में चले जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कर्मधारय मतलब, कर्म का मतलब है कार्य और धारय का मतलब है धारण करने वाला। इतनी बात आपको क्लियर हुई, यहाँ तक जो आपको समझाया वो सारा क्लियर हुआ। अब इस तरीके के आपके सामने अगर कोई भी एग्जाम्पल्स रखे जाएं कितने भी, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे बोला। और थोड़ा सा मेरे पास में अभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका अभाव है, आप सभी को पता है कि साधनों का अभाव है। तो साधनों का भले ही अभाव है लेकिन आपको कंटेंट तो एकदम बेस्ट दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि बेस्ट तरीके से डिस्कशन भी किया जाए, कोई कमी आपके लिए ना छोड़ी जाए। आपके लिए जो टेस्ट होता है आपको ध्यान ये देना है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, तो जहाँ पर 1000 ग्रुप में मेंबर ना होने के बावजूद भी 40+ क्विज में अटेंडेंस लगा रहे हैं, 40 से ज़्यादा लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं, उस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वालिटी बेस्ट नहीं होती तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें 50-50 हज़ार मेंबर्स हैं और 50,000 मेंबर होने के बाद भी 10 लोग लगातार क्विज नहीं देते। और अपने ग्रुप में 1K भी अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, कल तक 1K भी कंप्लीट नहीं हुए थे और उस स्थिति में 40+ लोगों ने टेस्ट दिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़े गौरव की बात है। ये मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है, आप सबका अचीवमेंट है। ये जितने लोगों का भी हमारा ग्रुप है उसमें जितने भी मेंबर्स ऐड हैं, क्योंकि वो ग्रुप सिर्फ ग्रुप नहीं है, वो एक फैमिली है। एज अ फैमिली, उस फैमिली के आप सब मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ और आप सब के साथ में मैं मिलकर काम करती हूँ। जैसे आपके सुझाव होते हैं उन सुझावों के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो आप सबका परिवार है और अपना परिवार, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर अपना जो बेस्ट परिवार है उस तरीके का शायद ही कोई परिवार होगा ही नहीं। ये पक्का है, दावे के साथ हम कह सकते हैं कि होगा ही नहीं। क्योंकि और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको डेटा अच्छा दिया जाता है, कंटेंट अच्छा दिया जाता है, मेहनत की जाती है। बस आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए और कुछ गलतियां अगर हमसे बन जाती हैं, कुछ बोल दिया जाए तो उन चीज़ों को इग्नोर करिएगा। वैसे कोशिश ये रहती है कि हमारी बातों के द्वारा, हम जो बोलें उसके द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे। आप सभी का सम्मान है यहाँ पर, आप सबका अपना परिवार है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपका परिवार है और टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है मिशन सरकारी मास्टर, वो भी आपका परिवार है। और चैनल बना हुआ एक्सपर्ट ओपिनियन, जहां आपको PDF नोट्स और क्विज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी आपका परिवार है। तो अपने परिवार के साथ में मिलजुल कर रहिए, सामंजस्य कीजिए। थोड़े बहुत साधनों का अभाव है, उसमें आप सामंजस्य कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार होगा। एक साथ कोई भी नहीं पहुंचता है शिखर तक, ध्यान रखिएगा। अभी शुरुआत है, पहली सीढ़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जब पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद में आगे की जितनी भी सीढ़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे और ईजी होती जाती हैं। और जैसे जैसे आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे ही आपकी कठिनाइयां कम होने लगती हैं, वैसे ही आपकी कठिनाइयां क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको चैनल पर लेकर आइए कि एक बार पढ़ के तो देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर ना हो तो कहना, ठीक है। तो कंटेंट बेस्ट है, इसलिए आप सबका रेस्पॉन्स भी बेस्ट है और इस चीज़ का हमें बेहद बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतने कम टाइम में हमने 1K क्रॉस कर दिया, इतने कम टाइम में। जहां हमारे ग्रुप को अभी चलते चलते 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और 1K हमने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब है कि आप सबका बेहतरीन सपोर्ट है हम सबको और आप सब
अटेंड भी करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से वीडियोस देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, उससे रिलेटेड फिर जो आपके लिए टेस्ट कराया जाता है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और मैं बेहद खुश हूँ इस बात से, इसलिए मैंने आपके जितने भी रिजल्ट्स थे उनको कल सभी जगह शेयर किया, क्योंकि खुशी थी अपने आप में कि आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और इसी से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने डाउट्स को। उन डाउट्स को आपके क्लियर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं आपको फास्ट रिवाइज करा देती हूँ। कर्मधारय समास का कर्म का मतलब होता है कार्य या काम, और धारय का मतलब होता है धारण करने वाला। तो कर्मधारय समास का क्या अर्थ हुआ कि किसी भी कार्य को धारण करने वाला, उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे चाय वाला, दूध वाला, अखबार वाला, स्वर्णकार, लोहार, जो कोई भी व्यवसाय है उसको अगर किसी ने धारण किए हुए है किसी काम को, तो वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास वहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा 4 कंडीशन हैं आपके सामने। दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, विशेषण विशेष्य होना चाहिए, उपमान उपमेय होना चाहिए, गुण और गुणी वाला समास होगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। गुण और गुणी वाला समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर विशेषण एक साइड में और एक साइड में विशेष्य दिए हुए हैं, जैसे उत्तम नर यानी नरोत्तम, महान आत्मा यानी कि महात्मा, उसके बाद में क्या है? चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, मृगनयनी तो मृगनयनी यानी मृग के समान नैनों वाली। उसके बाद में नोट करके दिया है, जब ऑप्शन में कर्मधारय समास ना हो तो कर्मधारय समास के सभी उदाहरण किस में चले जाते हैं? तत्पुरुष में चले जाते हैं। और अगर आपके ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिए होंगे तो पहली वरीयता आप बहुब्रीहि को देंगे, पहले आप बहुब्रीहि के साथ में जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर द्विगु समास की, तो द्विगु समास की कंडीशन है कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। प्रधान कौन सा हो? दूसरा पद हो। संख्यावाची कौन सा हो? पहला पद हो। तो वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास में जैसे संख्यावाची की बात करें तो एक दंत है, दोराहा है, दोपहर है, चौराहा है, तिराहा है, चौमासा है, त्रिमुनि है, त्रिनेत्र है, त्रिवेदी है, और भी हैं शतक, दशक, शताब्दी, पंजाब। ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये सारे उदाहरण द्विगु समास के हो जाते हैं। नोट करके लिखा है, जब आपके ऑप्शन में द्विगु समास नहीं होगा तो द्विगु समास के सारे उदाहरण किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब कंडीशन होगी कि बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ही नहीं है तो इस स्थिति में आप तत्पुरुष के साथ में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अब तक की जो कहानी थी इसमें आपको सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में हम तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों समास को ख़त्म करके फिनिश करके उसके बाद में समास से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी टेट में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपी SSSC, बीपीएससी, अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं समास से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आए हुए क्वेश्चंस को लगाने के बाद में आप आइडिया लगा सकें कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और उसी बेस पर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो नए क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता, बने हुए जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनको उठाता है, उसी के किसी ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएगा और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देगा या उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल देगा और क्वेश्चन आपको वही मिल जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको संधि में भी बताए थे, पर्यायवाची में भी मैंने आपको बताए थे जब आपको प्रैक्टिस कराई थी। उसी तरीके से हम समास में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से समास आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे।